पहलवान भूत का खौफ भाग 2। बात एक शाम की है। मैं पैदल घूमते हुए निकट के गांव जा पहुंचा। मुझे वहां रहने वाले एक निवासी ने कहा, गुरुजी, शेर और गुलदार जैसे जानवर यहाँ वहां घूमते हुए आसानी से दिखाई दे जाते हैं। आपको अभी यहाँ की स्थिति का अनुमान नहीं होगा। मेरी मानिए तो अब अंधेरा भी बहुत हो चला है। आपको वापस हो जाना चाहिए। क्या 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 कहा? शेर और गुलदार? शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं घूमते घूमते इतनी दूर चला आया हूँ। शेर की बात सुनते मेरी खिड़की बंद गई। मैं सरपट अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, बस मुझे सही सलामत अपने कमरे तक पहुंचा दो। कल से मैं रात को कभी भी फालतू इधर उधर घूमना तो दूर की बात है, कमरे से बाहर तक नहीं निकलूंगा। तकरीबन आधे घंटे में ही अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने फटाफट दरवाजे की चिटकनी चढ़ाई और भगवान का शुक्रिया अदा किया। घड़ी में तकरीबन 8 बजे का वक्त हो चला था। सारा गांव सुनसान सा लग रहा था। चारों ओर वीराना पसरा हुआ था। गांव में लोग जल्दी ही खा पी कर सो जाते हैं। मैंने भी जल्दी पहाड़ी राई और पालक बनाया और जल्दी से खा पी कर बिस्तर में घुस गया। करीब रात के 10 बज रहे होंगे। उसी वक्त एक औरत की तेज चीख ने मेरी नींद को तोड़ दिया। मैं बहुत घबरा गया। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि आखिर कौन हो सकती है। भला इतनी रात को ऐसे चीखने का क्या मतलब? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं फटाफट बिस्तर से उठा और टॉर्च लेकर उस घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ से मुझे आवाज आई थी। लगभग 200 मीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ने पर मैं देखता हूं कि एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सिर के चारों तरफ रक्तस्राव हो रहा था। उसकी खोपड़ी खून से सनी हुई थी। मैंने उसके करीब जाकर देखा तो वो दर्द से कराह रही थी और मुंह से बचाने की दुहाई दे रही थी। मैं फटाफट दौड़कर गांव के कुछ स्थानीय लोगों को ले आया। उनकी मदद से उस अबला को उठाकर मैंने अपने ही कमरे के बेड पर लिटा दिया, क्योंकि वहां आसपास के इलाके में मेरा ही कमरा पास पड़ता था। थोड़ी ही देर में ही पता लगा कि उस औरत का पगडंडियों पर चलते हुए संतुलन बिगड़ गया था और वो नीचे गिर पड़ी थी। नीचे गिरते वक्त उसका सिर किसी बड़े पत्थर से टकरा गया था। उस टक्कर से उस औरत की खोपड़ी का एक हिस्सा खुल गया था। उसे इस हाल में देख पाना बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम था। मुसीबत यही नहीं थमी थी। मैंने एक नवयुवक को कहा, जाओ भाई, जल्दी किसी डॉक्टर को ले आओ, नहीं तो ज्यादा देर हो गई तो इसके लिए मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर वो नवयुवक बोला, गुरुजी, यहाँ आसपास के गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। यदि कोई डॉक्टर है भी तो वो चंबा में मिलेंगे, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं ये सुनकर अवाक रह गया कि इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। हैरानी से बोला, यहाँ इस तरह से पड़े रहना भी तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे तो ये बेचारी मर ही जाएगी, क्यों ना इसे चंबा ही ले चले। ये सुनते ही नवयुवक बोला, चंबा जाना भी इतना आसान नहीं है गुरुजी, क्योंकि यहाँ गांव में सबसे पहली बस जो चंबा की तरफ जाती है वो ठीक सुबह 6 बजे है। मुझे ये सुनकर इस गांव की दुर्दशा पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ गांव के लोगों का जीवन भी किसी तपस्या से कम नहीं है। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे पास ही के गांव में एक बंगाली वैद्य जी हैं, क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए। कम से कम उन्हें इतना तो आता ही होगा कि किसी तरह सुबह तक इसके दर्द को कम कर सके। तभी दूसरे ग्रामीण ने कहा, अरे हाँ सही बात, भला हम उन्हें कैसे भूल गए। क्या हुआ अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं, लेकिन उन्हें भी गांव गांव जाकर इलाज करके काफी अनुभव हो गया है। ये सुनते ही मैंने दिमाग से अपना टॉर्च उस ग्रामीण को थमाते हुए कहा, तो भाई देर क्यों कर रहे हो, जाओ फटाफट जाओ और उन्हें लेकर ही लौटना। मेरी बात सुनते ही उसके साथ एक और व्यक्ति चला गया। लगभग 20 से 30 मिनट में वो वैद्य जी के साथ हाजिर हो गया। ओह, सिर से काफी सारा खून बह गया है। वो तो भला हो आप लोगों का जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस औरत का सिर दुपट्टे से बांध दिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसकी जान बच जाएगी। ये बात बंगाली वैद्य ने उस औरत की खोपड़ी का मुआयना करते हुए कहा। उन्होंने वहीं मौजूद एक व्यक्ति से फटाफट गर्म पानी लाने को कहा और मेरी तरफ देखते हुए बोले, गुरुजी, मुझे कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे चाहिए जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हों, तभी इसकी जान बचाई जा सकती है। वैद्य जी की बातें सुनकर आसपास मौजूद लोगों की आश्चर्य से आंखों की पुतलियां फैलने लगी। उनमें से एक बोला, वैद्य जी, आप होश में तो हो, आप इस औरत के साथ करने क्या वाले हो?
देखो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वैसे भी हम लोग काफी वक्त जाया कर चुके हैं। इसकी सलामती चाहते हो तो जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करो। वैद्य जी इस बार सकपका कर बोले। करता क्या ना करता, थोड़ी ही देर में गांव से लगभग 10-12 बलिष्ठ पुरुष कमरे में मौजूद थे। उस औरत की एक नजर हमारी ओर ही थी। ये भांपकर वैद्य जी सभी बलिष्ठ मर्दों को दूसरे कमरे में ले गए। मैं भी उन्हीं के साथ हो चला। उस कमरे में पहुंचने पर वैद्य जी ने जो कहा वो सुनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वे बोले, देखो, इस औरत को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि मुझे इसकी खोपड़ी को सुई और मजबूत धागे से सिलना ही होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो सुबह तक अत्यधिक रक्तस्राव से इसकी बेशक जान चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको टांके लगाऊं तो आप सभी लोग इस महिला को बेहद ही मजबूती के साथ पकड़ लें। कहीं से भी ये पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अपना काम इस सुई और धागे से कर दूंगा। इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी मर्द भौंचक के रह गए। लेकिन वैद्य जी की बातें सुनने के बाद कुछ राहत भी मिली कि कम से कम उस अबला की जान तो बच जाएगी। सभी उस कार्य को अंजाम देने के लिए सहमत हो गए। सभी कमरे में उस पीड़ित महिला के चारों तरफ फैल जाते हैं और सभी उसको ऊपर से नीचे तक कसकर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। ये देखकर उस महिला के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वो शायद इन सभी की हदीयत को गलत भांप गई थी। वो चीख पड़ी, अरे बेशर्मा, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? यहाँ एक औरत जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम्हें अपनी हवस की पड़ी है। क्या आज जिस्म की भूख इंसानियत से भी बड़ी हो गई है? चुप, एकदम चुप। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरा इलाज करने में मदद कर रहे हैं, ना कि। उस भीड़ में से एक ग्रामीण चीख कर बोल पड़ा, तो इस तरह से पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? अब उस औरत ने अपने दर्द को भुलाकर ध्यान इस तरफ की हरकतों पर टिका दिया था। अरे तुम बस शांति से लेटी रहो, तुम्हें धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। इस बार मैंने उस औरत को तेज आवाज में नसीहत दे डाली। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि एक व्यक्ति गर्म पानी पतीले में लेकर वहां आ गया। वैद्य जी ने फटाफट एक सूती कपड़ा उस गर्म पानी में डाला और उस पीड़ित महिला के सिर से बंधे हुए दुपट्टे को धीरे धीरे निकाला। अब उस सूती कपड़े को बार बार पतीले में डालकर पीड़ित महिला की खोपड़ी के ऊपरी भाग को साफ करने लगे। ज्यों ज्यों गर्म कपड़े से खोपड़ी पर जमे हुए रक्त को साफ किया जाता, महिला जोर जोर से दर्द से चीख पड़ती थी। बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में वैद्य जी ने लगभग खोपड़ी के ऊपर जमे रक्त के धक्के को गर्म पानी की मदद से हटा दिया। उन्होंने एक सुई निकाली और उसमें धागे को डालने लगे। ये देखकर वो अबला विचलित हो उठी और बोली, अरे ये क्या करने जा रहे हो? नहीं, ये गलत है। मैं ये दर्द नहीं झेल पाऊंगी अब। सुई में धागे को डालते ही वैद्य जी ने कहा, इसकी आंखों पर कोई तौलिया या कपड़ा रख दो। खुद का इलाज होते हुए देखने से स्वयं को दर्द की अनुभूति कुछ ज्यादा होती है। जैसे ही वैद्य जी ने सिर पर टांके लगाने के लिए खोपड़ी के ऊपरी परत की चमड़ी में सुई चुभोकर सिलने का प्रयास किया, वो औरत दर्द से दिल मिला उठी। थोड़ी देर में ही वो जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। तभी वैद्य जी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस अबला के मुख में ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज से ध्यान न भटके और इलाज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए। काफी मशक्कत करने के बाद सिर पर सारे टांके लगा दिए और वो औरत असहाय पीड़ा से गूंगी आवाज में ही बिलखती रही। टांके लगाने के बाद बंगाली वैद्य जी बोले, अभी कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहना। मैं जल्दी से एक लेप लगा देता हूँ जो सुबह तक इसे दर्द में राहत दिलाएगा। ये कहते ही उन्होंने लेप को उसके सिर के चारों तरफ ढंग से लगा दिया और उस औरत के मुंह से अपने रुमाल को भी निकाल लिया। सभी ग्रामीणों ने मेरा और वैद्य जी का आभार व्यक्त किया और उस अबला को सहारा देते हुए उसके घर तक छोड़ दिया। मैंने भी बिस्तर की चादर बदली और बिस्तर पर लेट गया। आंखों से नींद कोसों दूर थी। नजर के सामने वही खौफनाक मंजर गुजर रहा था कि कैसे वो खून से लथपथ थी और डॉक्टर के अभाव में किस तरह उसका इलाज किया गया। बहरहाल मैं संतुष्ट था कि अंत भला तो सब भला। मैंने एक बात आज जिंदगी में देखी और सीखी कि खौफ वाले माहौल में भी पहाड़ी लोग बहुत ही ज्यादा हिम्मती और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। यही स्वभाव यहाँ उन्हें जीने के नए ढंग सिखलाती है। सूर्योदय हो रहा था। सामने सूरज की किरणें सीधी चेहरे पर पड़ रही थी। आज रविवार का दिन था, इस वजह से मैं देर से उठा था। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कल रात की घटना की वजह से दिमाग में देर रात तक गुत्थम गुत्थी चल रही थी। फिर मुझे नींद भी बहुत देर रात से आई थी। 2 बजे के लगभग खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पास के गांव में एक पुरानी हवेली है, क्यों ना उसे देख कर आया जाए। मन में ये विचार लिए मैं उस पुरानी हवेली में जा पहुंचा। पिछले
हफ्ते ही गांव के एक व्यक्ति ने बताया था उस हवेली के बारे में कि ये तकरीबन 250 वर्ष पुरानी है, जो राजा महाराजाओं की ख्यातियों की बखान करती है। यहाँ हिंदी सिनेमा की कई हॉरर फिल्मों को भी फिल्माया गया है। उसने साथ साथ ये भी हिदायत दी थी कि इस हवेली में कभी भी सूरज ढलने के बाद रुकना मना है, क्योंकि यहाँ किसी प्रेत का साया है जिसने काफी समय से लोगों की नाक में दम किया हुआ है। शाम के 5 बजे का वक्त हो चला था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। मेरे मन में भी यह ख्याल आया कि यहाँ के स्थानीय लोग तो जब मन होगा तब आकर देखकर चले जाते होंगे। यहाँ इस पुरानी हवेली को देखने का प्लान तो उन्हें बनाना पड़ता है।